कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स में आज हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, और क्रैश कोर्स की क्लासेस पैरेलल लेके चलना। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, लेकिन क्रैश कोर्स की क्लासेस देख लेना। कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल पे आपको बहुत फायदा होगा। मेरी कोशिश है कि आपका जब तक स्नातक स्तरीय भर्ती हो तब तक हम पूरे सिलेबस को जो मेन टॉपिक है वो कवर कर लें। अदरवाइज उत्तराखंड सेपरेट पढ़ाया हुआ है, जिसको स्पेशली उत्तराखंड पढ़नी हो प्ले लिस्ट में जाके कंप्लीट उत्तराखंड देख सकते हैं। हिंदी जिसको पढ़नी है स्पेशल कंप्लीट हिंदी की कोर्स क्लासेस को वो कवर कर सकता है। लेकिन क्रैश कोर्स तो क्रैश कोर्स ही है, ठीक है। अगला देखना बच्चों, हिंदी साहित्य के अंदर हम लोग ने जो कवर किया था उससे आगे आपने कवर करना है। अब लिखना है आपने कबीरदास, ठीक है। क्या लिखोगे आप? कवि। अनावश्यक क्वेश्चन न लिखाते हुए सिर्फ एग्जाम में क्या पेपर में आपके आ सकता है वही हम लिखेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, कबीरदास जी का जो जन्म था बताया जाता है कि 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ था, जो कि गुरु रामानंद के शिष्य बताए जाते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म, क्योंकि जन्म वगैरह तो इतना आता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, एटलीस्ट एक बेसिक पता होना चाहिए कि किस स्थान से इनका संबंध रहा है, ठीक है। ये जो थे इनके जो शिष्य थे बच्चों गुरु रामानंद के से, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कबीर जो थे किसके शिष्य थे? गुरु रामानंद, ठीक है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीरदास जी 1398 में इनका जन्म हुआ था काशी में। इनके बारे में कहा जाता है बच्चों कि इन्होंने जो अंतिम वर्ष था अपना वो मगहर में बिताया था, ठीक है। वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो देखो इन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष इन्होंने मगहर में बिताए थे, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन पूछा था इनमें से किसकी मतलब निधन मगहर नामक स्थान पे हुआ था, किसने अपना अंतिम जीवन मगहर में बिताया तथा वहीं पे उन्हें प्राण अपने त्यागे थे। तो मगहर में जिसका संबंध रहा है वो कबीरदास जी के वहां रहे बच्चों। इसके अलावा इनके बारे में बताया जाता है कि बच्चों स्वयं को जुलाहा कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? स्वयं को जुलाहा कहते थे। लिखो, कबीरदास स्वयं को जुलाहा कबीरदास स्वयं को जुलाहा कहते थे, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। इसके अलावा देखना बच्चों, ये संत कवि थे जो कि निर्गुण भक्ति कवि के रूप में जाने गए। निर्गुण मतलब इनकी जो इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो निर्गुण भक्ति, यानी जिसका कोई गुण नहीं है, बिना आकार बिना स्ट्रक्चर, इस तरीके से, यानी कोई ऐसा नहीं कि ये इस तरीके का है इसलिए मैं इसकी पूजा कर रहा हूं। यानी निर्गुण भक्ति कवि के ये बहुत बड़े संत थे, ठीक है। लिखो, निर्गुण भक्त कवि थे, ठीक है। निर्गुण भक्त कवि थे या संत थे, जो भी लिखता हूं। कबीरदास संतों में ना निर्गुण भक्त कवि या संत इनका संबंध रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इन्होंने जो अपनी रचनाएं हैं उन्होंने जो शाखा अपनाई, ज्ञान मार्गी शाखा अपनाई। ज्ञान मार्ग मतलब भी ज्ञान की बातें करते थे। उस दौरान जब भक्ति आंदोलन प्रचलित था तो कौन सी शाखा से इनका संबंध था? तो ज्ञान मार्गी शाखा। लिखो, इनका संबंध ज्ञान मार्गी शाखा से था। इनका संबंध ज्ञान मार्गी शाखा से इनका संबंध रहा था। ये भी कभी कभी पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इन्होंने जो रचनाएं की वो भेदभाव से मुक्त समाज, धर्म के आडंबर का खंडन तथा गुरु भक्ति और ईश्वर प्रेम और ज्ञान और वैराग्य की इन्होंने बात की, ठीक है। यानी इस तरीके से सत्संग है, गुरु भक्ति है, वैराग्य है, धार्मिक आडंबर का विरोध है, सामाजिक समानता, इन सब की ये बात करते थे। तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। कबीरदास जी के बारे में होगा तो पता ही है, धार्मिक आडंबर का विरोध किया होगा और गुरु के प्रति सम्मान, वैराग्य, इसके अलावा संत जो इनके वो था, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने रचनाएं की थी, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाओं में आता है बच्चों साखी, सबद और रमैनी, ठीक है। और इसके अलावा अनुराग सागर। लिखो, इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, सबद व रमैनी। प्रमुख रचनाएं साखी, सबद, रमैनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी बच्चों, साखी, सबद, रमैनी। इसके अलावा जो इनकी एक रचना थी उसका नाम है अनुराग सागर। क्या लिखोगे? अनुराग सागर। अनुराग सागर, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, साखी, सबद, रमैनी व अनुराग सागर। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनके जो संग्रह हैं वो बेसिकली किसमें है? कबीर ग्रंथावली, बीजक व गुरु ग्रंथ साहिब में इनके संग्रह देखने को मिलते हैं। लिखो, कबीरदास के संग्रह, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह, कब पूरा लिखना, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह, कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली पूरा लिखना, ठीक है। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह, कबीर ग्रंथावली, बीजक, बीजक बाग पूछता कई बार, ठीक है। कबीर ग्रंथावली, बीजक, बीजक में हाईलाइट कर देना, ठीक है। बीजक पूछता है पेपर में किसमें, और कुछ रचनाएं इनकी गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं।
क्या लिखा आपने, कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली, बीजक व गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी व अनुराग सागर। ठीक है, इसके अलावा जो इनका जो धार्मिक समुदाय था वो कबीर पंथ नाम से जाना गया। ठीक है, इतना ही हमने कबीरदास जी के बारे में देखना है, अनावश्यक फैक्ट नहीं पढ़ने। जन्म इनका पता होना चाहिए आपको, शिष्य किसके थे पता होना चाहिए, अंतिम वर्ष कहाँ बिताया, इसको स्वयं को क्या कहते थे, किस मार्ग के कवि थे, ज्ञान मार्ग के, निर्गुण भक्ति कवि थे। इसके अलावा सखी, साकी, सबद, रमैनी और अनुराग सागर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि किसमें संग्रह है, कबीर ग्रंथावली, बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब। इसके अलावा देखना, अगर बाई चांस कभी इस तरीके क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से जो कोई दोहे दे दिए इनके या कोई लाइन दे दी, तो फिर बच्चों उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास समय है तो आप देख सकते हैं मेन, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि उतना पूछेगा, और उतना पूछ भी दिया तो फिर कैसे हम मतलब जाएं, फिर एक आध क्वेश्चन तो स्किप करने ही होते हैं ना। अब मेरे कहने का मतलब, अगर आप कबीर दास जी के सभी दोहे याद करने में बैठ गए, सूरदास की रचनाओं की सब चीजें अंदर के याद करने में लग गए, तो बहुत समय निकल जाएगा और फायदा भी नहीं, क्योंकि गारंटी नहीं आएगा। इससे अच्छा अपना समय ऐसे सेक्शन में दे देना जहां से आपका स्कोरिंग है, क्योंकि आपको 100 में से 100 मार्क्स लेके आने की जरूरत नहीं है। आप 80, 75, 70 का स्कोर करते तो वहीं आप चयनित हो जाते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ के कोई फायदा नहीं है, 1 नंबर आ भी गया तो स्किप कर देना। ठीक है, और कबीरदास जी की दोहे तो ऐसे ही पता चल जाते हैं पढ़ते ही। ठीक है, अगला लिखो सूरदास। ये सिलेबस में भी हाईलाइट करते रहना आपके जो कवर हो रहे हैं। ठीक है, सूरदास। अगला क्या लिखोगे आप, सूरदास जी को। इनके बारे में बच्चों ये बताया जाता है कि शिष्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जो कि अष्टछाप के कवियों में सबसे लोकप्रिय हुए थे। ठीक है, लिखो सूरदास किसके शिष्य थे पूछेगा, तो वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कबीरदास जी किसके शिष्य थे, तो आपका सीधा सीधा आंसर हो गया वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, ये सूरदास जो थे बच्चों अष्टछाप के कवियों में, 8 कवि थे ना जिनको अष्टछाप कहते थे, सबसे प्रमुख अष्टछाप के कवियों में, लिखो अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख, अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख जो कवि हुआ करते थे वो कौन थे, सूरदास थे। ठीक है, अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख कवि जो थे बच्चों वो कौन थे, सूरदास थे। इनको बताया जाता था कि बच्चों जन्मांध थे, यानी जन्म से ही इनकी आंखें नहीं दिखती थी। लेकिन कई विद्वान मानते कि अगर इन्होंने इनकी रचनाएं प्रकृति और कृष्ण वात्सल्य की अगर इन्होंने रचनाएं की तो कैसे जन्मांध हो सकते हैं। ठीक है, तो मान्यता ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जन्मांध थे, यानी जन्म से इनको आंखें नहीं देख नहीं पाते थे, लेकिन रचनाएं इनकी प्रकृति यानी जो नेचर है, इसके अलावा कृष्ण जो भक्ति है या अपने आप में कृष्ण के वात्सल्य के जो इन्होंने वर्णन किया है, तो उस आधार पर कई विद्वान ये मानते कि नहीं ये जन्मांध नहीं थे। ठीक है, लिखो मान्यता अनुसार कुछ विद्वान इनको जन्मांध बताते हैं, जबकि प्रकृति और श्री कृष्ण की इन्होंने क्या किया है, बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो उसके आधार पर नहीं माना जाता। ठीक है, लिखो मान्यता है, लिखो मान्यताओं के अनुसार कुछ विद्वान इनको जन्मांध मानते हैं। जन्मांध मतलब जो जन्म से ही क्या है, आंख नहीं देख पाते। ठीक है, मान्यता के अनुसार कुछ विद्वान इनको जन्मांध मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि इन्होंने प्रकृति और कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है, तो जन्मांध नहीं हो सकता। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मान्यता है कहने का मतलब है जन्मांध। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इनका जो है सगुणोपासक यानी कृष्ण भक्त कवि रहे हैं और वात्सल्य व श्रृंगार के ये कवि रहे हैं। ठीक है, लिखो सूरदास कृष्ण भक्त कवि रहे हैं, कृष्ण भक्त कवि रहे हैं, तथा इन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य यानी जो बच्चों का होता है ना बचपना, यानी बच्चे जो होते हैं बच्चों छोटे छोटे, यानी उनसे संबंधित जो रचना होती है, वात्सल्य मतलब बाल प्रेम के हिसाब से देखा जाए, इन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य व श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, श्रृंगार के कवि रहे हैं। ठीक है, वात्सल्य व लिखो इसको, इन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य व श्रृंगार का वर्णन किया, यानी श्रृंगार की कवि। ठीक है, तो अगर कभी ये पूछता है कि इनमें से कौन सा कवि वात्सल्य या श्रृंगार से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा सूरदास जी हो जाएंगे। ठीक है, इनकी बच्चों सूर की जो भाषा थी, इन्होंने अपनी जो रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में लिखी हैं। लिखो सूरदास की भाषा कौन थी, बेसिकली इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया पूछता है, तो ब्रज भाषा का इन्होंने अपनी प्रयोग किया है। इसके अलावा सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं। देखो इनकी प्रमुख रचनाओं में सूर सागर सबसे प्रसिद्ध इनकी यही रचना हुई थी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी लिखोगे आप, पहला लिखो सूर सागर, दूसरा लिखो सूर सारावली और साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सारावली और साहित्य लहरी।
ठीक है, क्या क्या लिखा आपने, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, और एक लिखो राधा, राधा लिखो, छोड़ दो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बेसिकली सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी लिख लो। ठीक है, जो इनकी सूर सागर है इसको राग सागर भी कहते हैं, जो कि इनकी सबसे लोकप्रिय हुई। ठीक है, लिखो सूर सागर को राग सागर भी कहते हैं, राग सागर। ठीक है, क्या लिखा हमने, सूर सागर को अन्य राग सागर नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सूर सागर को राग सागर नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो बताया जाता है कि इनका जो जन्म था 1478 में मथुरा के पास एक रेणुका क्षेत्र, वहां इनका जन्म हुआ था, जबकि इनकी दिल्ली के सिही में इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, दिल्ली के सिही में कुछ लोग ये बताते हैं कि मथुरा के आसपास जो रेणुका क्षेत्र था इनका वहां पे जन्म हुआ था, जबकि कुछ लोग बताते हैं कि दिल्ली के सिरी के पास इनका जन्म हुआ था। अब जन्म वगैरह हमने नहीं पढ़ना है, आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मल सा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, यानी कहीं ना कहीं सूरदास जो थे कबीरदास के बाद के कवि थे, इसलिए मैंने 1478 लिखा। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था, 1478 में, यानी कबीरदास के बाद आए थे, लगभग उनसे 80 साल के बाद इनका मतलब जन्म हुआ था। तो एक सीरीज अगर आती है ना कभी कबीर सूर, तो ऐसे में आपका काम आ सकता है। तो 1478 में इनका जन्म हुआ था, मथुरा के रेणुका क्षेत्र में लिख लो, या दिल्ली के सिही क्षेत्र में, वैसे इतना पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं जाता है। ये था आपका सूरदास और कबीरदास दो। ठीक, अब आपका कंप्यूटर में अगर आप अगला सिलेबस देखोगे, टॉपिक खोल लेना कंप्यूटर का, जैसे मैंने जनरेशन बताया, तो अगला टॉपिक उसने क्या दिया है कंप्यूटर में, वो दिया है बच्चों मतलब जो अपने आप में क्या होता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो हेडिंग लिखो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम बेसिकली होता क्या है बच्चों, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको ये पता चलता है जैसे कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस कंपोनेंट यानी कौन से घटक कंप्यूटर के होते हैं और उससे क्या क्या आपका यूज हो सकता है। ठीक है, अब हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली कंप्यूटर के बच्चों जो ब्लॉक डायग्राम होते हैं उसके 6 घटक होते हैं। यानी कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम से आपका क्या पता चलता है, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तो ये पता चलता है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है तथा इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके घटक कौन कौन से होते हैं। तो अगर कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है वो पूछेगा, इससे क्या पता चलेगा कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, तथा कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी इसके घटक के बारे में बताता है, घटक के बारे में। तो ब्लॉक डायग्राम क्या बताता है, कंपोनेंट्स यानी कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इसके अलावा कंप्यूटर के किस चीज के बारे में बताता है बच्चों, कंपोनेंट्स के अलावा ये अपने आप में बताता है किसके बारे में, कंप्यूटर के घटक के बारे में बताता है। इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लॉक डायग्राम से ये पता चलता है कि कंपोनेंट्स कितने होते हैं, कंप्यूटर के 6 होते हैं। अब 6 कंपोनेंट्स अगर आपसे पूछता है कि कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, एक तो होता है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट करोगे कंप्यूटर में कोई चीज, इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर को जो यूजर होता है, जैसे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से आप कंप्यूटर को बताओगे कि तूने करना क्या है, काम क्या दे रहे हैं, यानी आप क्या कमांड दे रहे हो कंप्यूटर को, आप कंप्यूटर से क्या चाहते हो, वो सब चीजें किसके माध्यम से होगी, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। जब आपने कोई चीज इनपुट की तो उसके बाद उसमें प्रोसेस होता है बच्चों, वो कंप्यूटर उस पर काम करेगा, यानी प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग की जो सारी प्रक्रिया होती है बच्चों ये सीपीयू में होती है, ठीक है, यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको, सीपीयू, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, एक कंपोनेंट्स दूसरा कंपोनेंट। जब ये सारी प्रोसेस होगी तो उसका रिजल्ट निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा किसमें, आउटपुट में, किसमें निकलेगा, आउटपुट में निकलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर में कुछ डिवाइसेस होती हैं बच्चों, हार्डवेयर डिवाइसेस जिसको आप छू सकते हैं, यानी आप कंप्यूटर को क्या कमांड देना चाह रहे हो, आप कंप्यूटर से क्या चाहते हो, ये किसके माध्यम से होगा, इनपुट के माध्यम से। जब वो कंप्यूटर में जाएगा तो कंप्यूटर उस पर वर्क करेगा जैसा आपने बोला उससे कि ये करना है, तो वो किसमें होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद जो कंप्यूटर ने काम कर दिया उसका रिजल्ट जो आप देखोगे किसमें देखोगे, आउटपुट में देखोगे। ये तो 3 हो गए कंपोनेंट्स, कितने बताए मैंने, 6। अब बाकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जो सीपीयू में ही होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। इसमें क्या क्या होता है, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, इसके बाद एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और एक होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है सीपीयू में, देखो थोड़ा छोटा करता हूं इसको, ठीक है, सीपीयू में देखो यहां से क्या होगा, सीपीयू में क्या क्या होता है, एक तो कंट्रोल यूनिट लिखो, सीयू कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एक होता है कंट्रोल यूनिट एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, और एक होता है क्या, मेमोरी,
मेमोरी। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के क्या है बच्चों, अगर आपसे कभी पूछता है कि कंप्यूटर के 6 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इनपुट है, सीपीयू है, आउट अपने मन से नहीं पढ़ा, तो सारा सिलेबस में दिया है। सीपीयू में प्रोसेस होता है, इनपुट में आप कमांड देते हो कि क्या कंप्यूटर ने करना है, आपसे इतना नहीं पूछेगा। इसके अलावा सीपीयू का फुल फॉर्म लिखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखो, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू का लिखो कंट्रोल यूनिट, अगला लिखो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अगला लिखो मेमोरी। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अगला लिखो मेमोरी, तो पता ही हो गया आप। अगर आपसे ये पूछता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपने लिखा कि इनपुट, इनपुट क्या है बच्चों कंप्यूटर में, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेज एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेज होती है, ध्यान से रखना, ये इनपुट डिवाइसेज होती है हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जिसको आप छू सकते हो, ध्यान से समझना, जिसको आप टच कर सकते हो, यानी जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ये जॉयस्टिक है, जिसको आप टच कर सकते हैं फिजिकली, जो आप महसूस कर सकते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। इसके अलावा इनपुट क्या करता है बच्चों, कंप्यूटर को कमांड देता है कि आप कंप्यूटर को बताओगे कि तूने क्या करना है। हालांकि आपसे क्वेश्चन इतना नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, यानी ये कंप्यूटर को डेटा व निर्देश देने हेतु कमांड देने के लिए प्रयोग करता है। इनपुट का प्रयोग क्या क्यों होता है, कंप्यूटर को डेटा व इनपुट जो भी आप दे रहे हो उसको कमांड देने के लिए आप इनपुट का प्रयोग करते हो। इनपुट से क्वेश्चन क्या पूछता है सीधे सीधे, कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, तो लिखो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखोगे आप, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, इसके अलावा लिखो स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। ठीक है, स्कैनर लिखो, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक। ठीक है, क्या लिखा आपने, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखने, दिख रहा होगा ना आपको, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और इसके अलावा वेबकैम। ठीक है, वेबकैम, ये क्या है बच्चों, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस हैं। तो अगर आपसे कभी आदि कर दो, अगर कभी आपसे पूछता है कि इनपुट का क्या काम है, इनपुट का काम होता है कंप्यूटर को जो आप डेटा दे रहे हो या कंप्यूटर का आप निर्देश दे रहे हो, वो जो कमांड आप दे रहे हो इनपुट के माध्यम से होता है, इनपुट डिवाइसेस के नाम पूछेगा। उसके बाद क्या होता है बच्चों, सीपीयू में काम होता है, सीपीयू में जो भी काम होगा उसका रिजल्ट आप जहां पे देखोगे वो आउटपुट में देखोगे। आउटपुट में क्या होता है, सीधे सीधी बात, आउटपुट में आप देखोगे आउटपुट डाटा को डिस्प्ले करता है, यानी डेटा को टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, जो आपने यहां से डेटा भेजा इसको, इसने उस पर काम करा, उसके बाद जो रिजल्ट दिया वो यहां दिया, यानी क्या करता है आउटपुट डेटा को टेक्स्ट, वीडियो या किस में कन्वर्ट करता है अपने आप में, ऑडियो में। ठीक है, तो लिखो आप लोग, डेटा को टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं, डेटा को टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो में कन्वर्ट करता है। ठीक है, या वीडियो में कन्वर्ट करता है, ये ध्यान रखना, वीडियो में कन्वर्ट पड़े। अब ऐसे ही आउटपुट डिवाइसेस के नाम आपको पता होना चाहिए जो एग्जाम में पूछेगा। लिखो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ठीक है, प्रिंटर, ये सब क्या हो गया बच्चों, आउटपुट डिवाइसेस होगी। ठीक है, प्रिंटर लिखो, क्या क्या लिखा आपने, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, इसके अलावा क्या क्या लिखोगे इसमें, प्रोजेक्टर और इसके अलावा प्लॉटर और हेडफोन। ठीक है, क्या क्या लिखोगे आप, मॉनिटर लिख दिया आपने, स्पीकर लिख दिया, प्रिंटर यहां लिख दो, एक मिनट रुको, ये पूरा ही हटा के मैं ऊपर लिख देता हूं सही से। ठीक, लिखो इसको, ये आउटपुट डिवाइसेस ऐसे लिख देना। आउटपुट देखो क्या क्या लिखोगे, एक मॉनिटर लिखोगे, दूसरा प्रिंटर लिखोगे, तीसरा स्पीकर लिखो। ठीक है, तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है बच्चों, आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा प्रोजेक्टर, प्लॉटर एंड हेडफोन लिखो, प्रोजेक्टर, प्लॉटर और हेडफोन, ये सब क्या है बच्चों, आउटपुट डिवाइसेस। अब इसके अलावा पूछता है तो आप क्या दिमाग लगाना कि आउटपुट जो है जिसमें आप उस चीज का रिजल्ट देखते हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों तीसरा आता है सीपीयू। सीपीयू को क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और सीपीयू के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का माइंड कहते हैं बच्चों। जैसे हमारा माइंड होता है ना, हम कोई चीज महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो हमारा दिमाग बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, डेटा को स्टोर कैसे करना है, क्योंकि देखो
अब सीपीयू के 3 पार्ट है, ध्यान रखना। एक है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एक होता है एएलयू और एक होता है मेमोरी, ये आपको पता है। अब कंट्रोल यानी डेटा को कितना कंट्रोल करना है, मेमोरी में कितना भेजना है, सब कंट्रोल। एएलयू अर्थमेटिक यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, अर्थमेटिक। लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट का मतलब जैसे एंड गेट, नॉर गेट, ये सब होता है ना, सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आगे पढ़ेंगे। इन चीज का काम ही करता है। मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है। सब कहां रहता है बच्चों, सीपीयू के अंदर रहता है, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर ये चीजें भी रहती, ध्यान रखना। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर लिखो। इसे कंप्यूटर का माइंड कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, यानी इसको लिख लेना, कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसका अन्य नाम बच्चों माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, क्योंकि ये प्रोसेसर का काम होता है। अन्य नाम लिखो माइक्रो प्रोसेसर। इसका अन्य नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका अन्य नाम माइक्रो प्रोसेसर है। ये क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करके उसे प्राप्त करके और स्टोर करने का काम करता है। लिखो, सीपीयू डाटा को प्राप्त करता है, डेटा को प्राप्त करना, उसे प्रोसेस करना यानी प्रक्रिया जो भी होगी, ठीक है, उसे स्टोर करने का कार्य करता है। स्टोर मेमोरी है तो स्टोर भी तो करेगा ही करेगा, ठीक है, तथा उसको स्टोर करने का ये कार्य करता है। सीपीयू के बच्चों जो पार्ट होते हैं एएलयू और सीयू और मेमोरी, ये इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। एएलयू क्या करेगा, जो एएलयू है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं इसको। ये क्या करता है बच्चों, अंकगणितीय व तार्किक गणना, तार्किक कार्य करता है, ठीक है, नाम से ही लग रहा हो। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है तो अंकगणितीय, अर्थमेटिक, लॉजिक मतलब तार्किक कार्य। अब अंकगणितीय मतलब जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, ये वाली क्रियाएं। तार्किक मतलब तार्किक गणना है, मतलब जैसे बच्चों गेट होते हैं, कुछ आपने नहीं पढ़े होंगे अभी शायद, उसमें एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट होते हैं, ठीक है। लिखो जैसे एंड का कार्य अभी लिख लो, बाद में बताऊंगा, नॉट और नॉर, ये सब इनके कार्य होते हैं, ठीक है। लॉजिक यूनिट ये किसके अंदर होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू का फुल फॉर्म पूछेगा या क्या काम होता है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी कंट्रोल यूनिट इसी का पार्ट है। कंट्रोल क्या करता है बच्चों, चीजों को कंट्रोल करता है, नाम ही कंट्रोल है, कितना डेटा कहाँ भेजना है, कितना क्या करना है, ये सब इसमें बताएगा। इसके अलावा बच्चों एक इसमें मेमोरी भी होता है, भले ही हम मेमोरी वगैरह सब अलग से भी पढ़ेंगे। इसके अंदर एक और सीपीयू के अंदर एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेमोरी, ठीक है। लास्ट लिखो मेमोरी। इसके 2 पार्ट होते हैं बच्चों, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। लिखो प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है बच्चों, ये कंप्यूटर के ये सीपीयू के अंदर ही होती है, ध्यान रखना। इसको मेन मेमोरी और सीपीयू का हिस्सा कहते हैं या आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी ही इसकी क्या होती है, मुख्य मेमोरी होती है। पहला लिखो। दूसरा लिखो सीपीयू के अंदर होती है, सीपीयू के अंदर होती है। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहते हैं, सीपीयू के अंदर होती है, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, इसको आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। लिखो, इसको आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल, इसे आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसको सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है और कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम को स्टोर करता है, ठीक है। लिखो, इसे सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है, इसे सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है तथा इसे सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है तथा कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम को स्टोर करता है, ठीक है। कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम जो ऑलरेडी कंप्यूटर में प्रोग्राम होंगे, जैसे पेन ड्राइव वगैरह, वो नहीं, जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में स्टोरेज होता है, ठीक है। लिखो, कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम को स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और किसका पार्ट है, सीपीयू के अंदर ही होता है, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर होता है, आंतरिक मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर का बनाया जाता है, कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर करने का ही कार्य करता है, ध्यान रखना। इसके एग्जांपल हैं बच्चों रैम और रोम, ठीक है। एग्जांपल लिखो, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है। रैम के लिखो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का लिखो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, मदरबोर्ड में स्थित होता है, बिजली जाने पर भी इसका स्टोर डेटा खो जाता है, ठीक है। बिजली जाने पर इसका डेटा जो है गोल हो जाता है। लिखो, यह मदरबोर्ड में स्थित होता है, यह मदरबोर्ड में स्थित होता है तथा बिजली जाने पर यह अपना स्टोरेज खो देता है, यानी बिजली जाने पर इसका स्टोर डेटा क्या होता है, खो जाता है। लिखो, यह मदरबोर्ड में स्थित होता है, बिजली जाने पर, लाइट जैसी ही रहेगी, बिजली जाने पर यह अपना स्टोर डेटा खो देता है, स्टोर डेटा
खो देता है। ठीक है, तो ये रैम और रोम इसके एग्जांपल हैं। सीपीयू के अंदर होता है, आंतरिक मेमोरी कहते हैं, सेमीकंडक्टर से बना होता है, कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर करता है। रैम और रोम इसके एग्जांपल है। मदरबोर्ड में स्थित होता था, बिजली जाने पर स्टोर अपना खो देता है। इसी प्रकार से एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो सीधे प्रोसेस नहीं करती है। ठीक है, यह क्या करता है, जो सेकेंडरी वाला होता है अधिक स्टोरेज क्षमता होती है और बड़ी मात्रा में डेटा का स्टोरेज करता है। जो सेकेंडरी या द्वितीयक लिख लेना इसको। ठीक है, लिखो, यह अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करता है, अधिक मात्रा में डेटा ही स्टोर करता है। कौन सा? सेकेंडरी वाला, यानी अधिक मात्रा में डेटा का स्टोरेज करेगा ही। इसके अलावा इसमें पता होना चाहिए बच्चों, बड़ी मात्रा में डेटा का स्टोर करता है, वीडियो, इमेज और ऑडियो को स्टोर करने के लिए इसको आप लोग यूज करते हैं। लिखो, वीडियो, ऑडियो व इमेज को स्टोर करता है सेकेंडरी वाला, वीडियो, ऑडियो व इमेज को स्टोर। जो आप बाहर से लगाते हो, यानी पेन ड्राइव वगैरह, जो ऐसा वाला डेटा। ठीक है, अगला लिखो, यह अगला लिखना। ठीक है, यह स्थायी रूप से डेटा स्टोर करता है क्योंकि यह बिजली जाने पर डेटा अपने पास रखता है। ठीक है, लिखो, सेकेंडरी वाले में लिखो, यह स्थायी रूप से, परमानेंट, ठीक है, स्थायी रूप से डेटा स्टोर करता है, स्थायी रूप से डेटा स्टोर करता है क्योंकि यह बिजली जाने पर अपना डेटा नहीं खोता। बिजली जाने पर, क्योंकि यह बिजली जाने पर, क्योंकि यह बिजली जाने पर डेटा रखता है। ठीक है, इसको स्थायी डेटा स्टोर भी कहते हैं। बिजली जाने पर इसका डेटा रहता है, इसका इसलिए स्थायी डेटा स्टोर भी कहते हैं। ठीक, ये था बच्चों आपका कौन सा, कंप्यूटर के बाद। इसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम लोग कंप्यूटर का पोर्शन जैसे कर रहे हैं, साथ ही साथ जीएस में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, अब अपने आप में कौन सी चीज देखेंगे, ज्योग्राफी। ठीक है, तो हेडिंग लिखो, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ज्योग्राफी में देखना अंतिम टॉपिक लिखा होगा विश्व भूगोल में, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, मेन इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखना। पहला लिखना है आपको रेड क्लिफ, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, पहला लिखो रेड क्लिफ, ये आपका सिलेबस का टॉपिक है, अंतिम टॉपिक देखना ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, लिखो, रेड क्लिफ लाइन किसके मध्य है? ये बच्चों इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब आपको कैसे बांग्लादेश कैसे होगा, दो कैसे हो गया? पाकिस्तान जो था बच्चों, पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। जैसे जब बांग्लादेश टूटा नहीं ना, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो उसकी जो बाउंड्री हुई उसी नाम से जानी गई। ठीक है, रेड क्लिफ नाम से। तो ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य था। तो अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। पाकिस्तान बांग्लादेश मत कर देना। ठीक है, इंडिया का इनके साथ है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ और इंडिया का ही बांग्लादेश के साथ, इनके मध्य रेड क्लिफ। अब पता लगा कई विद्वान लोग पाकिस्तान बांग्लादेश नगर आए वहां। दूसरा लिखो, हिंडनबर्ग लिखा, जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, इसमें इतना ही पूछेगा कौन सी किसी, हिंडनबर्ग, जर्मनी व पोलैंड। ठीक है, जीपी लिख दिया मैंने, पूरा लिख लेना, अब टाइम कम हो जाता है ना फिर। जर्मनी व पोलैंड के मध्य हिंडनबर्ग। अगला लिखना है बच्चों आपको डूरैंड, पाकिस्तान व अफगानिस्तान। डूरैंड किसके मध्य? पाकिस्तान व अफगानिस्तान। ये इसलिए मैं लिखा रहा हूं क्योंकि डूरैंड जो लाइन थी बच्चों, पहले जब पाकिस्तान अलग नहीं था तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। जब ब्रिटिश के अंडर हम थे तो उस समय 1893 में इस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे। ये पाकिस्तान के साथ, यानी भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा थी। जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य बन गई हो। ठीक है, डूरैंड रेखा, ये ध्यान रखना। अगला लिखना आपको मैकमोहन, भारत चीन के मध्य 1914 में, लेकिन हालांकि चीन इसको मानता नहीं है, शिमला समझौते को। लिखो मैकमोहन, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से तो हमें देखना ही है। 1914 बच्चों शिमला समझौते से आई थी, शिमला समझौता। शिमला में एक समझौता हुआ था और ये किसके मध्य? इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना। ठीक है, चाइना कहता है कि भाई तिब्बत जो है संप्रभु राष्ट्र नहीं था उस समय पे, और हम लोग जो उसके अधिकारी थे वो उतने सक्षम नहीं थे, तो आप कैसे साइन कर मान लें हम इसको? चाइना माना करता है। वो एलओसी की जगह एलओ, लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे वो है ना, उसी तरीके से एक और लाइन है, उसको मानता है। हमने वो नहीं देखना है फिलहाल, हम ये देखेंगे कि एग्जाम में क्या आ सकता है। ठीक है, अगला देखना बच्चों मैनरनेरहाइम। लिखो मैननेरहाइम। ठीक है, फिफ्थ लिखो मैननेरहाइम। मैननेरहाइम जो लाइन है बच्चों वो किसके मध्य है? रूस और फिनलैंड के मध्य। लिखो रूस और फिनलैंड, पूरा लिखना आप। ठीक है, रूस एंड फिनलैंड के मध्य है मैननेरहाइम लाइन। ठीक है, अगला लिखो 49वीं समांतर रेखा, कनाडा और यूएसए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 49th समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा, ये किसके मध्य है? यूएसए व कनाडा।
ठीक है। यूएसए व कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा, और बताया जाता है बच्चों कनाडा और यूएसए के मध्य ही सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नोट करके लिखो, कनाडा व यूएसए के मध्य ही सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, अगला लिखो मेडिसिन लाइन, ये भी इसी के मध्य है, प्लस मेडिसिन लाइन भी कर दो। मेडिसिन लाइन, ये अलास्का का पार्ट इसमें जो होता है बच्चों, उसमें क्या कर दिया जाता है, अलास्का को छोड़कर जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं मेडिसिन लाइन। ठीक है, अगला लिखो 20वीं समांतर रेखा, सूडान व लीबिया। क्या लिखोगे साथ में, 20वीं समांतर रेखा, सूडान व लीबिया। सूडान व लीबिया के मध्य लिखो 20वीं समांतर रेखा। ठीक है, अगला लिखो 31वीं समांतर रेखा, इराक व ईरान। इराक व ईरान मेन करूंगा। ठीक है, 31वीं समांतर रेखा लिखो, इराक व ईरान के मध्य है। कौन सी, 31वीं समांतर रेखा। अगला लिखो 38वीं समांतर रेखा, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। 8वां लिखो 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा लिखो, नॉर्थ कोरिया प्लस साउथ कोरिया। और लास्ट लिखो बच्चों आप लोग, क्या लिखोगे, मैगीनाट लाइन, जर्मनी और फ्रांस। लिखो मैगीनाट लाइन, मैगीनाट लाइन, जर्मनी और फ्रांस। कौन सा लिखो, 9वां, मैगीनाट लाइन किसके मध्य है, जर्मनी व फ्रांस। और जर्मनी और फ्रांस के मध्य एक और लाइन है जिसको जर्मनी ने खींचा, उसको बोलते हैं बच्चों सीफ फ्राइड लाइन, सीफ फ्राइड लाइन, सीफ फ्राइड लाइन भी इसी के मध्य लिखो, सीफ फ्राइड लाइन। ठीक है, ये भी किसके मध्य है, जर्मनी। ये था आपका मेन क्या आज का क्रैश कोर्स में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हालांकि बहुत कम पेपरों में पूछा गया है, बट कभी कभी क्या होता है बच्चों, किस्मत कहाँ पे आपकी खराब हो कोई नहीं जानता। आपके सिलेबस में दिया है, आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछेगा तो ऐसा तो है नहीं कि आप कहेंगे कहाँ से पूछ दिया, क्या पूछ दिया। पेपर का पार्ट है भाई, कुछ भी आ सकता है। आई होप कि ये चीज़ आपकी समझ आई होंगी, इसको सही से रिवाइज करिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।